हेलो, सुमित एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस दूसरे वीडियो में हम सर्वप्रथम राज्य व गैर राज्य अभिनेताओं, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका की विश्लेषण करेंगे। आतंकवाद के मंच पर विश्व स्तर पर सबसे पुराना और सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत अभिनेता राज्य स्वयं है। राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके पास उसके अधीन क्षेत्र में लोगों के ऊपर संप्रभुता है। राज्य अभिनेता ऐसी संस्था है जो एक सरकारी निकाय की ओर से काम कर रहा है और इसलिए सरकारी नियमों के अधीन है। इसमें राजनयिकों, सेना व पुलिस, नौकरशाहों और निर्वाचित नेताओं को शामिल किया जाएगा। इस तरह की संस्थाओं के कृत्यों को राज्य के प्राधिकरण के तहत वैधता प्रदान की जाती है। क्या राज्य आतंक का इस्तेमाल करता है? आंतरिक सुरक्षा बल असहमति को दमन करने के लिए आतंक का इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। उदाहरणों में इमरजेंसी दिनों के दौरान भारत, इराक में सद्दाम हुसैन अपने लोगों के खिलाफ और कट्टरपंथी मुस्लिम धार्मिक नेता आयतुल्ला खोमेनी के द्वारा ईरान की आबादी का दमन शामिल है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने नशीली पदार्थों के दलालों पर आक्रामक कार्रवाई की है, जिसमें हजारों लोगों को बिना नैतिक कार्यवाही के ही मार दिया गया है। खुफिया और सैन्य संगठन अन्य देशों में आतंक के कृत्यों को प्रदर्शन करते हैं, जो विदेशों में उनकी सरकारों की नीति को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए, भारत की सुरक्षा पाकिस्तान से गुप्त राज्य अभिनेताओं जैसे आईएसआई की चुनौतियों का सामना कर रही है, जो सशस्त्र विद्रोहियों और कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करती है। चीन भी ब्रिटिश युग से नागा, मिजो और मितई उग्रवादियों को सहायता, हथियार और अभयारण्य यानी कि सैंक्चुरी प्रदान कर रहा है। गैर राज्य अभिनेता कौन है? गैर राज्य अभिनेता व्यक्ति और या संगठन है जिनके पास शक्तिशाली आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक शक्ति है। वे कभी कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पा सकते हैं, लेकिन उनका किसी विशेष देश से संबंध नहीं है। शक्ति और क्षमता को प्रभावित करने की विशेषताओं के अलावा गैर राज्य अभिनेताओं के पास एक निश्चित राज्य में एक आधार या मुख्यालय होता है। वे न केवल इस राज्य में बल्कि इसकी सीमाओं से परे भी अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। गैर राज्य अभिनेताओं के प्रकार क्या हैं? इनमें विभिन्न एनजीओ, राजनीतिक समूह जो हिंसा पर बल देते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और कई अन्य अपराधों में शामिल आपराधिकारी समूह शामिल है। विभिन्न धार्मिक समूह, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय और जातीय समुदाय भी गैर राज्य कलाकार हैं। किसी भी विशेष राज्य से ना जुड़े होने पर भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सरकार व समूहों को प्रभावित करने की क्षमता इनमें है। बेशक
इनमें से कुछ समूहों को कुछ राष्ट्र या दूसरे संगठनों का मौन समर्थन हो सकता है, जो अक्सर इन समूहों को अपने स्वयं के विशेष एजेंडे के लिए मदद करते हैं। गैर सरकारी संस्था गैर लाभकारी संस्था है, जो राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठनों से स्वतंत्र है। ये आमतौर पर दान द्वारा वित्त पोषित होते हैं, लेकिन कुछ संस्था मुख्य रूप से स्वयं सेवकों द्वारा चलाए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों द्वारा राज्य के साथ वैध कलाकारों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है, लेकिन उनके बराबर नहीं है। एनजीओ कई वैश्विक समस्याओं से निपटते हैं और निरस्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार जैसे कारणों के लिए दुनिया में बदलाव की तलाश करते हैं। वे व्यापक पैमाने पर या स्थानीय स्तर पर सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वे समाज के विकास, समुदायों में सुधार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में अक्सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समूहों में एक राजनीतिक उद्देश्य है, कुछ मानवीय, कुछ आर्थिक या तकनीकी होते हैं। वे सरकारों को प्रभावित करने के लिए वैश्विक प्रणाली में भाग लेते हैं। एक अन्य प्रकार की गैर सरकारी संगठन धार्मिक आंदोलन है। ये मजबूत धार्मिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर राजनीतिक रूप से सक्रिय संगठन है। संक्षेप में, गैर सरकारी संगठन एक गैर लाभकारी नागरिक आधारित समूह है जो सरकार से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। इन्हें कभी कभी नागरिक समाज भी कहा जाता है। ये विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं और प्रकृति में वाणिज्यिक के बजाय सहकारी होते हैं। सरकार से अपनी आजादी के बावजूद कुछ गैर सरकारी संगठन सरकारी धन पर निर्भर करते हैं। बड़े एनजीओ के पास लाखों या अरबों डॉलर में बजट हो सकता है। भारत में स्थिति क्या है? सितंबर 2015 में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की जांच करने पर सीबीआई ने पहली बार खुलासा किया था कि भारत में कम से कम 31 लाख गैर सरकारी संगठन हैं। देश में स्कूलों की संख्या से दुगने से अधिक तथा सरकारी अस्पतालों की संख्या से 250 गुना ज्यादा। 2003 और 2010 के बीच संघ और राज्य सरकारों ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को 6,654 करोड़ रुपए जारी किए, जो प्रतिवर्ष 950 करोड़ रुपए का औसत था। वित्तीय वर्ष 2010-2013 के लिए उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 22,000 गैर सरकारी संगठनों विदेश से 3.2 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त किए, जिनमें से $650 मिलियन अमेरिका से आए थे। इसके बावजूद 3 मिलियन गैर सरकारी संगठनों में से केवल 10% ने अधिकारियों को अपने धन और व्यय का हिसाब दिया, जैसा कि सोसाइटी पंजीक्रम अधिनियम के तहत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि कोई भी नहीं जानता कि 27 लाख से अधिक
गैर सरकारी संगठनों ने अपने धन का खर्च कैसे किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एनजीओ को सूचीबद्ध करने के लिए सीबीआई के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्रित करने के बाद ये आंकड़े सामने आए थे। अब यह माना जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में एनजीओ अभी भी पंजीकृत नहीं है। अब हम भारत की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का अवलोकन करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा एक निराशाजनक स्थिति प्रस्तुत करती है। हमारे पास एक खंडित परिदृश्य है। एक तरफ स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन है जो पाकिस्तान की ओर से बढ़ावा पा रहा है। उत्तर पूर्व में कई विद्रोही संगठन हैं और नक्सली हिंसा के कारण मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा अशांति की स्थिति में है। हर दशक में हमारी आंतरिक सुरक्षा स्थिति में एक बड़ी समस्या जुड़ी हुई है। 20वीं सदी के 5वें दशक से पूर्वोत्तर को विद्रोह व अलगाववाद की लपटे में जलते देखा। 1954 में फिजो ने नागालैंड में विद्रोह के बैनर को उठाया और कुछ ही वर्षों में इसकी चिंगारी मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में फैल गई। 60 के दशक में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई जो आज देश में 173 जिलों में फैली हुई है। 70 के दशक में असम में अशांति संयुक्त लिबरेशन फ्रंट के गठन के साथ शुरू हुई जो भारत की औपनिवेशिक शासन से सशस्त्र संघर्ष द्वारा असम को मुक्त करने के लिए गठित की गई थी। 80 के दशक में पंजाब के सबसे घातक आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत हुई जो पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और प्रेरित था और इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। 90 के दशक में कश्मीर में विद्रोह की शुरुआत हुई, हालांकि विभाजन से ही संकट का बीज वहां मौजूद था। 21वीं शताब्दी के पहले व दूसरे दशक में देश भर में आतंकवाद के हमले किए जा रहे हैं जो अब तक जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित था, वह धीरे धीरे एक अखिल भारतीय समस्या बन गई है। वैश्विक संसार के उभरने के साथ प्रौद्योगिकी और आर्थिक युग्मन के अभूतपूर्व उपयोग यानी कि फिनोमिनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल कपलिंग ने वर्तमान दशक में कुछ खतरनाक तत्वों को जन्म दिया, जैसे कि साइबर खतरों, तकनीकी खतरों, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग और पर्यावरण खतरे के कारण अर्थव्यवस्था के लिए खतरे। हमारे देश को एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से गैर राज्य अभिनेताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर निर्णय लेने के लिए। देश की जटिल चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से राजनीतिक सहमति तैयार की जानी चाहिए। अपने सीमाओं और हितों का विवरण होना चाहिए जो कि किसी भी कीमत पर सुरक्षित होगा और सशस्त्र आक्रामकता के विपरीत प्रतिक्रिया की योजना तैयार की जानी चाहिए। इस सिद्धांत के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति चाहिए जिससे आतंकवादी हमले जैसे घटनाओं से निपटने के लिए कमांड और नियंत्रण संरचनाएं शामिल हो, जिसे कि वायुसेना स्टेशन पठानकोट पर हमले के दौरान देखे गए अंतिम मिनट के अपवाद दोबारा नहीं दोहराया गया है।
भारत में अब तक कोई लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत नहीं है और सिद्धांत और रणनीति के रूप में जो कुछ भी अभ्यास किया जाता है वह केवल अपर्याप्त है। समय की आवश्यकता है कि एक लिखित सिद्धांत हो जो कि दुनिया में भारत की भूमिका को परिभाषित करे और जीवन, स्वतंत्रता और उसके लोगों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता दे। इस प्रस्तावित सुरक्षा सिद्धांत को संविधान के मूलभूत मूल्यों से प्रेरित किया जाना चाहिए। विश्लेषण करके निश्चय करना है कि चुनौती अलगाववादी, विद्रोही या क्षेत्रीय है। यदि मांग वास्तविक है, क्या किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। जातीय मांगों को एक सहानुभूति प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। सिद्धांत रूप से अलगाववादी आंदोलन को सरकार को पूरी ताकत से देश हित में दबाना होगा। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए देश में स्पष्ट नीति और कड़े कानून होने चाहिए। पता लगाना है कि चुनौती लोगों की वास्तविक सामाजिक आर्थिक शिकायतों के कारण तो नहीं है। क्या वे अत्यंत गरीबी, बेरोजगारी या विस्थापन से पीड़ित हैं? ऐसे मामलों में सामाजिक आर्थिक शिकायतों को योजनाबद्ध विकास से संबोधित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई क्षेत्रीय असमानता नहीं है और विकास के फल समान रूप से समाज के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उग्रवादी तत्वों के प्रचार द्वारा भटके लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस लाने का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। निर्धारित करना है कि क्या प्रशासनिक मशीनरी कुछ क्षेत्रों में बेकार है? क्या प्रशासन दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच गया है? यदि नहीं, तो शासन को सुधारना होगा। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को नया रूप दिया जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन मशीनरी के संसाधनों और क्षमताओं को आवश्यक उन्नयन और वृद्धि प्रदान की जाने की आवश्यकता है। प्रशासन और पुलिस को बाहरी प्रभाव से पृथक रखना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम या जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। चुनौतियों के आंतरिक और बाह्य आयाम एक दूसरे में समा गए हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। देश की सशस्त्र सेनाएं, अर्धसैनिक बलों और सीएपीएफ को दक्षता के उच्चतम स्तर पर बनाए रखना चाहिए। खुफिया एजेंसियों को मैत्रीपूर्ण देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय करना चाहिए। इसमें रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं होनी चाहिए। चेतावनी देने के लिए रक्षात्मक और जहां भी संभव हो आसन खतरों को बेअसर करना, शत्रुतापूर्ण देश की ऐसी परिसंपत्तियों को कमजोर करने के लिए आक्रामक कदम उठाना, जैसे कि ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। समय की आवश्यकता है एक लिखित सिद्धांत जो कि दुनिया में भारत की भूमिका को परिभाषित करता हो और जीवन, स्वतंत्रता और उसके लोगों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता देता हो। सुरक्षा एजेंसियों जो सुरक्षा कवर प्रदान करती हैं और आतंकवादी खतरों को बेअसर करती हैं, के पास एक संयोजित आदेश और नियंत्रण संरचना नहीं है।
ये नई दिल्ली में कौन नियंत्रण में है के अनुसार भिन्न होता है। अंततः ये दिखाने का समय है कि भारत एक कार्यात्मक अराजकता से भी अधिक हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों आंतरिक आक्रमण व बाहरी आक्रामकता से प्रभावित होती है, लेकिन कभी-कभी आंतरिक कारक किसी भी बाहरी खतरे की तुलना में अधिक गंभीर रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक विकास पर आधारित राष्ट्रीय शक्ति इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य के लिए केंद्रीय बनेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस द्वितीय वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।